हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिक्षा में नाटक एवं कला का सेकंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, लोकगीतों का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, पहला यहाँ पर महत्व है भाव प्रेरक। मानव जीवन में लोकगीतों का अत्यंत महत्व है। इन गीतों के अभाव में जीवन शून्य हो जाएगा। भावों के अभाव में मनुष्य में प्रेम, सहानुभूति, सौहार्द्रता नहीं आ सकती। दया, ममता, संवेदना, सहयोग आदि देवीय गुण लोकगीतों की ही देन है। अन्यथा मानव क्रूर, निर्दयी और कठोर हो जाता है। यदि भाव का आंदोलन नहीं होता है तो मानव मस्तिष्क में कई ग्रंथियां बन जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरा महत्व है रागात्मक अंश की जागृति में सहायक। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करती है। लोकगीतों की देन रागात्मक अंश जागृत करना है। यदि हमारे जीवन में रागात्मक अंश नहीं हो तो जीवन निरर्थक और व्यर्थ हो जाएगा। हमें किसी वस्तु में आनंद नहीं आएगा और जीवन सूना सूना रह जाएगा। लोकगीत रागात्मक अंश को जागृत करके जीवन को आनंददायक बनाते हैं। ये गीत दुख को दूर कर देते हैं। बेटी के विवाह के गीत, त्योहार, पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों से हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको दूसरा बिंदु ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है लोकगीत साहित्यांश युक्त। लोकगीतों में साहित्य का अंश भी है। ये भावयुक्त होते हैं। भाव के गीत किसी भी भाई बहन को विवल कर देते हैं। ऐसी बहुत सी साहित्य कृतियां हैं जो हमारे पारिवारिक संबंधों को जोड़ती है। चौथा बिंदु है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में देखिए, सामाजिक दृष्टि से इसका अधिक महत्व है। लोकगीतों में जातियों के साथ अपनत्व व्यक्त हुआ है। कुम्हार का चाक पूजने के लिए स्त्रियां जाती हैं और गीत गाती हैं। मालिन की मनुहार को जाती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पांचवा बिंदु है संस्कृति के रक्षक। लोकगीत देश की संस्कृति के रक्षक हैं। त्योहार उत्सव के साथ साथ इनका अभिन्न संबंध है। ये लोक नृत्यों और लोक नाट्यों को भी प्राण देते हैं। ये देश के रीति रिवाज और मौलिकता को बचाए हुए हैं। विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव को इन्होंने रोका हुआ है। लोकगीत भारत की आत्मा है। सौंदर्य, समृद्धि और आदर्श के चित्र इन्होंने हमारे सामने खींचे हैं। इस तरह से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कला प्रदर्शनी क्यों महत्वपूर्ण है, संक्षेप में आपको बताना है। तो देखिए, आदिकाल से अर्वाचीन काल तक की सुविख्यात कलाकृतियों में मानव जीवन का स्पंदन दृष्टिगोचर होता है। कला दीर्घाएं मानव में कला बोध, सौंदर्य चेतना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। कलाएं दीर्घाएं संग्रहालयों में पुरातन कलाकृतियों के संरक्षण का कार्य भी करती है। इनसे हमें हमारी पुरातन संस्कृति का भी ज्ञान होता है। टॉल्स्टॉय का मत है कि हम कला को आनंद प्रदान करने का साधन मानना बंद कर दें एवं उसे मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता माने। इस प्रकार से कला का समाज में स्थान अनिवार्य अर्थात अभिन्न रखा है। अतः कलाकृतियों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कला दीर्घाओं की नितांत तथा अनिवार्य उपस्थिति भी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पहला बिंदु यहाँ पर आता है एकीकरण। कलाकृतियों की स्थापना के लिए तथा कलाकारों को समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए भी कला प्रदर्शनी का अन्य विकल्प नहीं है। राजकीय पुरस्कार तथा सम्मान सीमित होते हैं तथा उनसे कलाकारों का निर्वाह भी संभव नहीं है। जबकि कला प्रदर्शनियां कलाकारों को समाज से जोड़ती है तथा उन्हें समाज में उचित स्थान प्रदान करती है, जिससे कलाकार की विस्तृत बाजार की उपलब्धता होती है। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला वस्तुतः मनुष्यों के मेल का साधन है। वह उन्हें एक अनुभूति में बांधती है। जीवन, व्यक्ति और मानव समाज के कल्याण की और प्रगति के लिए अनुभूति का यह बंधन अनिवार्य है। इस प्रकार से प्रदर्शनी के कारण कलाकृति सार्वजनिक मूल्य की अधिकारी बनती है तथा उसकी स्थापना भी समाज में प्रतिष्ठित होती है। इसके बाद में देखिए, वास्तविक कला द्वारा व्यक्त अनुभूतियों की प्रमुख जो विशेषता है वह इस बात में है कि दर्शक सामाजिक कलाकार के साथ इस प्रकार से एक हो जाता है कि वह यह समझने लगता है कि जो कुछ कलाकृति में व्यक्त किया गया है वह ठीक वही है जिसे वह कालांतर से व्यक्त करना चाहता है। अतः वास्तविक कलाकृति न केवल दर्शक, सामाजिक और कलाकार के एक सूत्र में बांधती है, वरन वह सभी दर्शक, सामाजिक तथा कलाकार को एक कर देती है। अपने व्यक्तित्व से इस मुक्ति और अन्य के साथ हमारे एकीकरण में कला की प्रमुख विशेषता और महती आकर्षण शक्ति निहित है। इसके बाद में दूसरा बिंदु है तादात्म्य। प्रदर्शनी के इस माध्यम से कलाकृति का काम समाज में उसे बोधगम्य तथा अनुभव योग्य बनाना है, जो तर्क या अन्य किसी रूप में ग्राह्य नहीं हो सकती है। प्रदर्शनी सार्वजनिक स्तर पर समाज में कलाकृति की अनुभूति की स्पष्ट अभिव्यक्ति को अनुभूत्यात्मक एकता की स्थापना करने में सहायता करती है। जब कलाकार अपनी अनुभूति को कलाकृति में व्यक्त करता है और प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शक सामाजिक एवं उस अनुभूति को स्वयं में आयात कर समाज में तादाद में स्थापित कर देता है। इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है समसामयिक स्थिति। तो भारत में ललित कला अकादमिक स्थापना के साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों का शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरों पर भी अकादमी गठित हुई तथा वहां पर भी जो विभिन्न कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाने लगा।
आईफेक्स आदि संस्था भी कला प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। इन प्रदर्शनियों के माध्यम से कलाकार तथा समाज में तादात्म्य स्थापित हुआ है। त्रिनाले प्रत्येक तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित होती है। इससे कला के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का बोध समाज को उपलब्ध हुआ है। बिनाने भारत भवन भोपाल द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष छापा चित्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन होता है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी तथा अखिल भारतीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन भी विभिन्न संस्थाएं करती है। कुछ अकादमियों तथा संस्थाएं चल कला प्रदर्शनियों का भी आयोजन करके सुदूर ग्रामीण अंचलों तक कला का प्रचार प्रसार करती है। अनेक वरिष्ठ कलाकारों ने विभिन्न महत्वपूर्ण कला दीर्घाओं में एकल प्रदर्शन भी किए हैं। निजी क्षेत्र में भी आज कला दीर्घाओं की स्थापना हुई है, जिसमें नवीन उदीयमान कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शनी करने का सुअवसर मिला है। निष्कर्षतः कला प्रदर्शनी के माध्यम से कलाकृति की स्थापना समाज में संपन्न होती है तथा कलाकार को भी समाज से तादात्म्य स्थापित करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से कलाकृति सार्वजनिक प्रदर्शन के द्वारा समाज में सौंदर्य बोध, कला चेतना, शिक्षा का प्रचार करके सामाजिक एकता का निरूपण करती है। अतः कला जगत एवं समाज दोनों के लिए कला प्रदर्शनी अनिवार्य तथा अभिन्न अंग है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, 7 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का सामान्य परिचय आपको देना है। तो देखिए, पहले नंबर पर है भरतनाट्यम। दक्षिण भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम प्रारंभ में दासी अट्टम नाम से प्रचलित था। भरत के नाट्य शास्त्र में दासी अट्टम का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती द्वारा रचित इस नृत्य को भरत मुनि ने प्रचारित किया। संभवतः इसी आधार पर इसका नामकरण भरतनाट्यम हो गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत के सिद्धांतों के अनुरूप नृत्य करना। कहा जाता है कि भाव से भय, रस से रय और ताल से तय, यानी भाव, रस और ताल के प्रथम अक्षरों के योग से ही भरत शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। शरीर के प्रत्येक अंगों का अलग अलग संचालन करता ही इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। शरीर के अलग अलग अंगों को यहाँ पर संचालित करना। भरतनाट्यम के सौंदर्यपूर्ण कलात्मक प्रचार में दक्षिण भारत के देशवासियों का सर्वप्रथम स्थान रहा है। भरतनाट्यम की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो इस नृत्य में हाथों का चलन ऐसा होना चाहिए कि जैसे तालाब में मछलियों की गति होती है। शरीर को इतना कसा रहना चाहिए कि नृत्य की चपल एवं द्रुत गति की उछल कूद करने में किसी प्रकार उसके अंदर ढीलापन न हो सके। पैर के आंदोलनों में स्फूर्ति होनी चाहिए। भरतनाट्यम के छोटे छोटे अंग स्थितियों को कारण कहते हैं। वेशभूषा की बात करते हैं तो इसमें मराठी स्त्रियों की भांति लंबी साड़ी पहने हुए होते हैं। साड़ी दोनों पैरों से चिपकी रहती है। साड़ी के ऊपर वाले हिस्से को दुपट्टे की भांति कंधे पर रखते हुए कमर में लपेट लेते हैं। कमर में करधनी तथा बाजू और गले में आभूषण पहनते हैं। बाल सुंदर ढंग से बंधे हुए देवी के रूप में होते हैं। इसमें नृत्यांगना पूर्ण श्रृंगार किए हुए होती है। वह गले में कई हारों को ग्रहण करती है। सिर से लेकर पांव तक वह गहनों से लदी होती है। इस नृत्य में इस प्रकार से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर देखिए, अल्ली रिपु। इसकी विशेषता यह है कि इसमें शरीर के दोनों तरफ का हिस्सा एक सा रहता है, अर्थात जैसे बायां अंग है वैसा ही दाहिनी अंग की स्थिति भी रहती है। दूसरा बिंदु है जेथी स्वरम। स्वर अथवा ताल के भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं उनको करने को जेथी स्वरम कहते हैं। तीसरा बिंदु है शब्दम। इसमें साहित्यिक शब्दों से ईश्वर की वंदना और राजाओं की स्तुति आदि की जाती है। कलाकार इसी शब्दम के साथ सर्वप्रथम प्रदर्शित करता है। जाति स्वर के किसी भी तीर्मान अथवा तिहाई के पश्चात यह गीत प्रारंभ होता है। चौथा बिंदु है वर्णम। यह भरतनाट्यम का अधिक रोचक अंश होता है। नृत्य को अधिक आकर्षक करने के लिए, अधिक रस उत्पन्न करने के लिए, अधिक रंगीन व प्रिय बनाने के लिए वर्णम का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। इस नृत्य पर पद संचालन और अंगास्थितियां जो हैं उन दोनों का पूर्ण अभिनय देखने को मिलता है। कलाकार इस नृत्य में ताल लय की विशेषता एवं विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का प्रदर्शन करता है। कलाकार इस अंग को अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ अंग मानता है, क्योंकि इस नृत्य में कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने की पूरी छूट रहती है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है तिल्लाना। यह नृत्य कलाकार के शारीरिक चेष्टाओं का माध्यम है। नृत्य में कलाकार अपने घुंघरुओं के तीव्र लय से दर्शकों में एक हलचल सी पैदा कर देता है। यह नृत्य अधिकतर स्त्रियों में ही उपयुक्त होता है। इस नृत्य में वीरता की झलक दिखाई पड़ती है। कलाकार की अब हम बात करते हैं। इस नृत्य के कलाकारों में मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णामूर्ति, लीला सैमसन, कविता श्री धरानी इत्यादि नाम प्रमुख है। और इसी तरह के दोस्तों कुछ और नृत्य यहाँ पर हैं। पहला है कथकली, तीसरा है कथक, चौथा है यहाँ पर मणिपुरी, पांचवा है ओडिसी। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार इनको यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे ही आप इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो इससे संबंधित जो नृत्य होता है, जो भी उसमें डिटेल रहती है, वो आपको मिल जाएंगी और आप शॉर्ट में उनको याद कर पाएंगे। अब जब आप वीडियो देखेंगे उनसे रिलेटेड कि किस तरह से नृत्य होता है, क्या क्या ड्रेस उनकी रहती है,
तब आप उन पर डिटेल में वहाँ पर लिख पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे। अभी आपको दोस्तों शब्दों में अगर मैं बताता हूँ तो फिर दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा और आपको ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। बट अगर आप कथकली सर्च करोगे तो आपको कथकली में जो जो ड्रेसें पहनी जाती है, जो जो आपके लिए आभूषण वहाँ पर रहते हैं, उन सब का आपको एक चित्रण देखने को मिलेगा। तो चित्र देख करके आप ठीक तरीके से वहाँ पर समझ पाओगे। तो इन सभी जो नृत्य हैं इनके बारे में आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना या फिर गूगल पर सर्च करेंगे तो इस नृत्य से रिलेटेड आपको पिक्चरें वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ से देख पाएंगे और कंप्लीट डिटेल वहाँ से ले पाएंगे। इसका पांचवा नृत्य ओडिसी, और जो छठा नृत्य है वो यहाँ पर है मोहिनी अट्टम, और सातवां इसका नृत्य आता है कुचिपुड़ी। तो ये कुछ 7 नृत्य हैं, इनके बारे में आपको डिटेल यूट्यूब से ले लेनी है। आप आसानी से उनके बारे में कंफर्म जो अगर क्वेश्चन आता है तो फिर उसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको चित्र देख करके ये पता लगे कि कुचिपुड़ी क्या होता है, किस तरह की इसमें ड्रेस पहनी जाती है, पोशाक क्या रहती है, गहने कितने होते हैं, क्या क्या किस तरह से डांस होता है। तो सब कुछ जानने के लिए आपको इन सब के बारे में डिटेल से जानना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत के वृहद स्तरीय सांस्कृतिक कला उत्सव और प्रदर्शनी एवं शिल्प मेलों के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, किसी भी कला का महत्व उस स्थिति में प्रकट होता है जब उसे लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए। इसको प्रदर्शित करने के लिए विशेष आयोजनों यथा कला मेले, प्रदर्शनी, शिल्प मेले आदि को आयोजित किया जाता है। राजस्थान कला से समृद्ध राज्य है जहाँ पर विभिन्न कलाएं प्लवित होती रहती है। अतः विभिन्न कला आयोजनों में इसकी भागीदारी निश्चित रूप से रहती है। इस प्रकार के आयोजन हमारे देश में निरंतर होते रहते हैं, जिनमें से प्रमुख आयोजन विवरण निम्नानुसार है। पहला है शिल्पग्राम मेला। यह उदयपुर में आयोजित होने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला क्या है? शिल्पग्राम मेला, जो कि उदयपुर में आयोजित होता है। इसके बाद में देखिए, यह राजस्थान की क्राफ्ट को प्रोत्साहित करने वाला मेला है जो कि प्रतिवर्ष आयोजित होता है। यह कपड़ों पर विभिन्न हाथ की कलाओं जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क आदि को प्रोत्साहित करने वाला महत्वपूर्ण स्थान है। मेले में आने वाले पर्यटकों के लिए कलात्मक कपड़ों एवं ऊँटों के चमड़ों से निर्मित उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। यह 21 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। इसमें भारत के विभिन्न राज्य हिस्सा लेते हैं तथा इसके माध्यम से अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से इस मेले में कला एवं संस्कृति के विविध रंग दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। राजस्थान का शिल्पग्राम मेले में मुख्यतः राजस्थान के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय क्षेत्र के क्राफ्ट उत्पाद ग्रामीण संस्कृति को प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का खुला थिएटर पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है, जिसमें सीटों की क्षमता लगभग 8,000 है। इसमें विभिन्न पारंपरिक नृत्यों एवं खेलों का प्रदर्शन किया जाता है। यह स्थानीय समुदाय के साथ साथ पर्यटकों को भी कला एवं संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद में दूसरा बिंदु यहाँ पर है राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जयपुर। तो राजस्थान रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के साथ मिलकर के 10 दिन तक फरवरी माह में जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों से कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। यह सरकार द्वारा आयोजित योजना के अंतर्गत आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के रजिस्टर्ड कलाकार एवं सरकारी हैंडीक्राफ्ट विभाग भाग लेते हैं। इसमें 18 राज्य प्रदर्शनी में अपनी क्राफ्ट कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मुख्यतः टिक्कमगढ़ के पीतल का उत्पाद, मणिपुर के सूखे फूल, पश्चिमी बंगाल के कथा वर्क, पंजाब का फुलकारी वर्क, हरियाणा का पेच वर्क, मध्य प्रदेश की विशेष अगरबत्ती एवं राजस्थान की ब्लू पोट्री विशेष रूप से जो विभिन्न स्टाइलों पर प्रदर्शित की जाती है। इस मेले में विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग एवं पर्यटक भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दस्तकार मेला। दस्तकार क्राफ्ट के लिए यह एक संगठन है जिसका उद्देश्य है कि भारतीय क्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने के साथ साथ उनकी कला का भी प्रदर्शन किया जाए। इसको 1981 में क्राफ्ट एवं इसके विकास से जुड़ी 6 महिलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। दस्तकार बाजार क्राफ्ट से संबंधित लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। बहुत से दस्तकार बाजार दिल्ली में संगठित रूप से क्रियान्वित है। दिल्ली के अतिरिक्त यह देश के अन्य हिस्सों में भी संचालित होते हैं। यह संगठन आंध्र प्रदेश में भी क्रियाशील है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ यह राजस्थान के गणगौर में भी क्रियाशील है। यहाँ पर स्थानीय स्तर के कलाकार घर में प्रयुक्त होने वाले टेक्सटाइल उत्पादों का विक्रय करते हैं। इस तरह से ये तीसरा ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं चौथा यहाँ पर उत्सव देखिए, काला घोड़ा कला उत्सव। इस कला उत्सव का आयोजन वर्ष के प्रारंभ फरवरी में दक्षिणी मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में किया जाता है। इसका आयोजन 1999 से निरंतर किया जा रहा है। इसका आयोजन एक अलाभकारी संगठन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गोधा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न दृश्यकारी कलाओं, नृत्य, संगीत, थिएटर, सिनेमा, साहित्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिकता के संदर्भ में विशेष सेमिनारों एवं वर्कशॉपों का आयोजन भी किया जाता है।
इसमें बच्चों के लिए भी विशेष सत्रों का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है जो कि 9 दिन तक संचालित किया जाता है। इसमें विभिन्न राज्यों के नृत्यों एवं कलाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यों को राजस्थानी कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद में 5वां मेला आता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध क्राफ्ट मेला है। इसका आयोजन फरवरी के प्रारंभ में फरीदाबाद हरियाणा के निकट सूरजकुंड में किया जाता है। इस मेले का आयोजन 1978 से निरंतर किया जा रहा है। इसमें विभिन्न राज्यों की लगभग 400 स्टॉलें लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के संगठन सार्क SAARC के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों द्वारा भी भाग लिया जाता है। इस क्राफ्ट मेले में विभिन्न कलाओं, विजिटर पेंटिंग्स, टेक्सटाइल, लकड़ी के निर्मित उत्पाद, टेराकोटा कला, स्टोन वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, कैन एंड ग्रास वर्क आदि कलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें एक फूड फेस्टिवल का भी आयोजन होता है जिसमें देश के अन्य हिस्सों से आए लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। छठा यहाँ पर मेला आता है दिल्ली हाट। दिल्ली हाट पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है जिसमें पारंपरिक कलाओं एवं क्राफ्ट को प्रदर्शित किया जाता है। दिल्ली हाट एक साप्ताहिक बाजार, सप्ताह में 1 या 2 दिन लगने वाला बाजार है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को कला प्रदर्शित करने के साथ साथ उनकी आजीविका की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। यह दक्षिणी दिल्ली में INA मार्केट के पीछे आयोजित किया जाता है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार अपने हैंडीक्राफ्ट को बेचने के लिए उद्देश्यों से आते हैं। इसके बाद में आता है 7वां बिंदु, देखिए तोशाली क्राफ्ट मेला। यह ओडिशा के भुवनेश्वर में 13 दिनों तक आयोजित होने वाला क्राफ्ट मेला है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी अपनी क्राफ्ट वस्तुओं के साथ में हिस्सा लेते हैं। इसमें सार्क के सदस्य राष्ट्रों द्वारा भी भाग लिया जाता है। इसमें हैंडलूम से संबंधित 6 शैक्षणिक संस्थान भी भाग लेते हैं जिसमें NIFT, भारतीय हैंडलूम तकनीकी संस्थान जैसे उच्च स्तरीय संस्थान भी सम्मिलित हैं। वहाँ यह संस्थान भारतीय टेक्सटाइल का प्रचार करते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेकंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। आपको इस जो सभी यूनिट हैं इस पेपर के, उनको देखने के लिए सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट से दोस्तों आप सारी वीडियोज एक साथ देख पाएंगे।